और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, फारूक अब्दुल्ला से ईडी कर रही है पूछताछ। जी हां, बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। फारूक अब्दुल्ला से ईडी कर रही है पूछताछ। चंडीगढ़ दफ्तर में चल रही है पूछताछ। जेकेसीए घपला मामले में हो रही है पूछताछ। 38 करोड़ का हुआ था घपला। फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है। जेकेसीए घपला मामले में यह पूछताछ हो रही है। चंडीगढ़ दफ्तर में चल रही है पूछताछ। 38 करोड़ का घपला हुआ था जेकेसीए में। बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला और जेकेसीए घपला मामले को लेकर चंडीगढ़ दफ्तर में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है ईडी। 38 करोड़ का घपला हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अमनदीप, हमारे नुमाइंदे। अमनदीप, फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ईडी से लगातार पूछताछ की जा रही है फारूक अब्दुल्ला ईडी की तरफ से। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के बाहर जो है सुरक्षा भी की गई है मीडिया को अंदर, जहाँ पर गेट से बाहर ही रोका गया, अलाउ नहीं किया गया। और बड़ी बात है, जो मामला था वो काफी ज्यादा जो फंड जो थे, और जब ऑफिशियल बेस थे तब जो फंड ट्रांसफर किए थे, जो बोगस अकाउंट का मामला था, बोगस अकाउंट खोलकर फंड ट्रांसफर किए गए, इरेगुलरिटीज पाई गई थी। और तब 4 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें खुद फारूक अब्दुल्ला थे, उसके अलावा जेकेसीए के जनरल सेक्रेटरी थे सलीम खान, और खजांची थे मोहम्मद एहसान मिर्जा, और जेके जम्मू और कश्मीर बैंक के एग्जीक्यूटिव थे बशीर अहमद मंसीर। इन सबके खिलाफ तब चार्जशीट में इनका नाम आया। तो उसी के बाद से जो उनके बेटे हैं, तब वो मुख्यमंत्री थे आमिर अब्दुल्ला, वो उन्होंने सफाई दी थी कि मेरे पिता निकलेंगे। और इसी को लेके आज चंडीगढ़ ऑफिस में ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला से लगातार वो जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि मामला जो है वो जो जेकेसीए के फंड्स का था, उसी को लेकर बातचीत हो रही है। और माना जा रहा है कि वो बोगस अकाउंट उनसे लेकर उनके मामले में अब जो ईडी है वो उनसे पूछताछ करेगी, उनसे पूछेगी कि आखिरकार जो अकाउंट वो खोले गए, जो बोगस अकाउंट थे जिनमें वो फंड ट्रांसफर किए गए, जिनमें इरेगुलरिटीज पाई गई थी, उसी को लेकर उनसे जो ताल्लुकात हैं, जिनका सीधा नाम फारूक अब्दुल्ला से जुड़ रहा है, उसी मामले को लेकर भी ये पूछताछ हो रही है। हमारे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, कितना बड़ा झटका है फारूक अब्दुल्ला के लिए, जब इलेक्शन करीब है जम्मू कश्मीर में, और ये मामले को उठने का जो टाइमिंग है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक गलियारों में जरूर ये चर्चा हो रही है और ये सवाल भी उठता है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन इस मामले में जब हमारे सीबीआई और ईडी के काफी वरिष्ठ लोगों से मेरी बातचीत हुई, अधिकारियों से बातचीत हुई, तो उनका कहना था देखिए हमारा काम है और हमारा काम सालों भर चलता रहता है। और इस मामले में जो भी आरोपी होते हैं उनको सालों भर बुलाया जाता है। तो इस मामले में यहाँ तक भी मैंने पूछा कि देखिए आप अभी इलेक्शन है और इस वक्त में आप पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, तो उनका कहना था देखिए आज आपका इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन इस मामले में जब सीबीआई चार्जशीट फाइल की थी उस वक्त में इलेक्शन नहीं देखा गया था, जिस वक्त पर केस रजिस्टर्ड हुआ था उस वक्त में इलेक्शन नहीं देखा गया था। तो कई ऐसे समय होते हैं कि सालों भर हमारा तफ्तीश करना, और तफ्तीश के क्रम में नोटिस भेजना, पूछताछ करना, और पूछताछ के बाद जब इस मामले के कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में भी, तो ये सालों भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। और हम लोग कोई तारीख या वक्त ऐसा नहीं देखते हैं। जब भी किसी भी आरोपी को बुलाना होता है या पूछताछ करना होता है तो सही वक्त पे सही समय निर्णय लिया जाता है और उसके बाद उसके पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो इस मामले में अगर ईडी की आगे बात करें तो जिस तरह से आज ईडी इस मामले में पूछताछ कर रही है, हालांकि देखिए केस काफी साल पुराना है, साल 2015 में केस इस मामले में सीबीआई चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। लेकिन जब इसके बाद हो सकता है चार्जशीट फाइल होने के बाद ईडी को लगा होगा कि इस मामले में काफी जो एविडेंस है वो हमारे पास है और इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछताछ के लिए बाकायदा नोटिस भेजा गया और पूछताछ के लिए बाकायदा आज फारूक अब्दुल्ला चंडीगढ़ स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचे। 11 बजे के लगभग में वो पहुंच गए थे। उसके बाद लगातार पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले वक्त में क्या फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि खासकर जिन लोगों ने भी इस मामले में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इस मामले में आज फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है ईडी, आने वाले वक्त में कई और लोगों से पूछताछ होगी। जी, अमनदीप हमारे साथ है। अमनदीप, जिस तरह से आपने कुछ नाम लिए हैं, फारूक अब्दुल्ला और दीगर लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला से फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी के तौर पर ईडी किसे देख रही है? बिल्कुल बड़ा मामला, क्योंकि काफी मामला जो है ये बड़ा है और वो पत्र पहले ही इस मामले में दाखिल किया जा चुका है। और एजेंसी ने उस वक्त के जो तत्कालीन महासचिव थे मोहम्मद सलीम खान, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके खिलाफ भी अलग अलग जो भारतीय कानून की दंड संहिता हैं और आपराधिक साजिश, विश्वासघात के आरोप
तो कभी काफी जो आरोप है वो लगे हुए हैं, आपराधिक साजिश का आरोप भी है, इसमें विश्वासघात करने का आरोप भी है, इसमें और भी जो प्रॉब्लम वो शामिल किए गए। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि 112 करोड़ रुपए जो कहा गया कि एजेंसी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि 2002 से 2011 के बीच क्रिकेट जो राज्य में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। सीबीआई का आरोप था कि आरोपियों ने इस राशि में से 43.69 करोड़ रुपए का गबन कर लिया और उस गबन करने के लिए 3 बोगस अकाउंट खोले गए जिसमें उस मनी को ट्रांसफर किया गया, जबकि वो मनी जेकेसीए के लिए यूज की जानी थी। तो इसी को लेकर ईडी अब जो पूछताछ कर रही है, तो जो बाकी सवाल है, हो सकता है कि ईडी अब पूछे कि उस बोगस अकाउंट से क्या संबंध है फारूक अब्दुल्ला का। हालांकि फारूक अब्दुल्ला का आपको पुराना बयान याद होगा, तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं खुश हूं कि सीबीआई जांच कर रही है, मैं इस बात से खुश हूं कि सीबीआई ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन अब ईडी की तरफ से उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला गिर सकते इस मामले में। हालांकि उनके बेटे का जो अमर अब्दुल्ला है, उनका कहना था, तब वो मुख्यमंत्री थे बकायदा राज्य के, तो उनका कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता इस मामले के अंत में पूरी तरह पाक साफ होकर निकलेंगे। लेकिन अभी जांच जारी है और देखना होगा कि फारूक अब्दुल्ला से ईडी आज क्या उगलवाएगी। जी शंकरानंद, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला से ईडी पूछताछ कर रही है और जेकेसीए एक तरह से काम कर रहा है, पुराना मामला है, 38 करोड़ का एक घपला है, जो जेकेसीए के और अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जेकेसीए की जो फंक्शनिंग होगी, जो काम होगा, क्या उनके अकाउंट्स को रोका जाएगा, किस तरह से कार्रवाई होगी आगे की? शंकर, देखिए, अकाउंट फ्रीज करने की अगर जो बात चल रही है, अकाउंट तो फिलहाल फ्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मामले में जो कई अधिकारी हैं, जो उन अधिकारियों से बकायदा पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में इस मामले में जल्द ही कई अधिकारियों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा, उसके बुलाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ईडी इस मामले में चंडीगढ़ स्थित जो दफ्तर है वहां पर कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किन किन लोगों से पूछताछ की है उसका नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हमारा ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में कई बैंक कर्मियों से पूछताछ हुई है, इसके साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए कई अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ हुई है। और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली, उसी को आधार बनाते हुए फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था और इस मामले में पूछताछ की गई थी। ईडी के अधिकारी हमारे ये इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि इस मामले में अगर जरूरत पड़ा तो आमने सामने बैठा करके भी इस मामले में जो आरोपी अधिकारी हैं और जो फारूक अब्दुल्ला है, उनको भी बैठा के आमने सामने पूछताछ की जा सकती है। लेकिन इस वक्त में फिलहाल अभी अकेले पूछताछ हो रही है। फारूक अब्दुल्ला से जो भी पूछताछ हो रही है वो बकायदा लिखवाया जा रहा है। हालांकि कुछ चीजों को में बकायदा वो नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में बकायदा वहां पे लिख करके, और जब शाम के वक्त में जब वहां से निकलेंगे तो वहां से उनका सिग्नेचर भी करवाया जाएगा और वो बयान पढ़ाया जाएगा कि ये बयान आपने दिया है और नीचे उनका हस्ताक्षर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप और शंकरानंद, आप दोनों का। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला पर गाज गिरी है जेकेसीए के घपले के मामले में। 38 करोड़ का ये पूरा मामला है। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ में पूछताछ हो रही है और उम्मीद है कि शाम तक ये पूछताछ होगी। और जैसा कि अमनदीप ने कहा, शंकरानंद ने कहा कि जो लोग इस पूरे फर्जीवाड़े में जो बोगस अकाउंट है, यानी बैंक के अधिकारी भी इस मामले में घिर सकते हैं। पूछताछ बड़ी तवील होगी और कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं। तो ये थी इस तरह से खबर। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, अमरनाथ यात्रियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का अंदेशा है, खुफिया जानकारी मिली है। लश्कर तैयबा और जैश को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमरनाथ यात्रा अभी तक ठीक ठाक ढंग से चल रही थी, लेकिन इस बार खुफिया जानकारी आई है, अंदेशा है ये कि लश्कर और जैश को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया जराये से ये जानकारी मिली है। हुकूमत के पास कई यात्रियों की यात्रा रद्द करने की जानकारी है। खौफ की वजह से यात्रियों ने यात्रा रद्द की। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। यात्रियों की हिफाजत के लिए इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा को लेकर हमले का अंदेशा है, खुफिया जानकारी मिली है। लश्कर और जैश को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? जिस तरह से जानकारी आई है, अभी तक अमरनाथ यात्रा ठीक ठाक चल रही है, ऐसे में जिस तरह से एक खुफिया जानकारी के अंदेशे जताए जा रहे हैं। बिल्कुल जिलानी, ऐसे इनपुट्स है इंटेलिजेंस के पास कि लश्कर और जैश जैसे संगठन जो है वो अमरनाथ यात्रा पर बड़े आतंकी हमले करने की तैयारी में है और इस तरह की कोशिश वो कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर खबरें ये भी है कि कुछ अमरनाथ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, कुछ लोगों ने कैंसिल कर दी है अपनी यात्रा। जी, सरकार का ये मानना है कि इसके लिए तमाम जो एजेंसी है वो अलर्ट हैं और स्पेशल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है
हाईवे पर और पिलग्रिमेज रूट पर भी। तो ऐसे में यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से एडिशनल कंपनीज को डिप्लॉय किया गया, जिसके बाद कश्मीर में किस तरह कुछ ऐसे अफवाहें फैली। माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी भी उसमें एक फैक्टर हो सकता है, जिसके चलते सिक्योरिटी वहां पे एनहांस बढ़ाई गई है। और वहीं साथ ही साथ आपको याद होगा कि पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बस पर भी आतंकी हमला हुआ था, लेकिन इस बार जो है सुरक्षा के साथ कोई चूक नहीं की जा रही है। हालांकि अब मात्र 15 दिन रह गए हैं इस यात्रा के, 15 अगस्त को यात्रा खत्म हो रही है। तो इस बीच सरकार तमाम कदम उठा रही है ताकि यात्रियों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से शैलेंद्र बांगू बता रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, खौफ नहीं खाएं यात्री, पूरा के तरीके से अपनी यात्रा को जारी रखें। लेकिन एक खुफिया जानकारी, एक अंदेशा है सिर्फ कि ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन फोर्सेस अपनी पूरी कामयाबी के साथ, पूरी तंदही के साथ इस यात्रा को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ रही है। जिस तरह से शैलेंद्र ने कहा कि फोर्सेस को लगाया गया है, और पिछली बार जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह की चीजें हुई थी, चूक हुई थी, इस बार किसी तरह की कोई चूक न हो, अमरनाथ यात्रा पूरी तरीके से अमन तरीके से हल हो जाए, इसके लिए फोर्सेस और इंतजामिया पूरी तरह से कोशिश कर रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सऊदी अरब से। जी हां, बड़ी खबर, सऊदी अरब हुकूमत का बड़ा फैसला। उम्रे के लिए जाने वालों के लिए खुशखबरी, उम्रा आज़मीन सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकेंगे। पहले सिर्फ मक्का और मदीना जाने की इजाजत थी। सऊदी अरब जाने वाले और खासकर उम्रा अदा करने के लिए जाने वाले आज़मीन सऊदी अरब के किसी भी शहर में घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। पहले ये सिर्फ इजाजत थी मक्का और मदीने में जाने की। तो इस बार सऊदी अरब ने बड़ा फैसला किया है, सऊदी अरब सरकार ने, कि उम्रे के लिए जो लोग सऊदी अरब पहुंचेंगे वो मक्का और मदीने के अलावा किसी भी शहर में सऊदी अरब जा सकते हैं। पूरी आज़ादी इस बार उम्रा के आज़मीन को दी गई है। उम्रा करने वाले आज़मीन उम्रे के बाद सऊदी अरब के किसी भी शहर में घूम फिर सकते हैं। पहले ये इजाज़त सिर्फ मक्का और मदीना के लिए थी, लेकिन अब पूरे सऊदी अरब में किसी भी शहर में उम्रा के आज़मीन जा सकते हैं। और रोहिंग्याओं को लेकर खबर आ रही है कि मुल्क में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक 1 जनवरी 2016 और अप्रैल 2018 के बीच 489 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया गया है, और जिसमें 480 कैदियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी रोहिंग्या को हिरासत में नहीं लिया है और ना ही वापस भेजा गया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। बड़ी खबर, उन्नाव मामला काफी सुर्खियों में रहा। इस सिलसिले में संजीदा नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से मेडिकल रिपोर्ट उन्नाव मामले की मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से पूछा कि अगर खत 12 जुलाई को लिखा गया था तो हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इंतहाई संजीदा है और इसमें फौरी मुस्बत कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को खत के ताल्लुक से कल समाअत करेगा। और वहीं उन्नाव इस्मत तरी की मुतासरा के सड़क हादसे केस में पेशरफ्त हुई है। बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर समेत 10 अफराद के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। 20 से ज्यादा अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर मुजरिमाना साजिश और इक़दाम कत्ल के इल्जामात हैं। और वहीं उन्नाव इस्मत रेजी मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुतासरा के घर वाले इंसाफ चाहते हैं और उम्मीद है कि सरकार इंसाफ देगी। उन्होंने कहा कि एसपी इंसाफ दिलाने के लिए मुस्तकिल आवाज उठाएगी। उनके परिवार के जितने सदस्य हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं प्रशासन पे, इसलिए क्योंकि लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ा है और संघर्ष पहले दिन से करना पड़ा। एफआईआर लिखाने के लिए
आत्मदाह तक करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई। लगातार उस परिवार को धमकी मिली और धमकी ऐसी दी गई और उसका परिणाम आप देखिए किस रूप में क्या हुआ उस परिवार के साथ। एक्सीडेंट हो गया और कितने परिवार के सदस्यों की जान चली गई। ऐसा कहाँ हुआ होगा। इसलिए वो परिवार न्याय चाहता है और हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी। और एक बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है। एक जज के खिलाफ बदनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ये पहला तरह का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसएच शुक्ला के खिलाफ इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है। और मुल्क की तारीख में यह पहला मौका होगा जब सीबीआई किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला पर बदनवानी के संगीन इल्जामात है। जस्टिस शुक्ला पर इल्जाम है कि उन्होंने यूपी के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिले के सिलसिले में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस शुक्ला ने निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए सेशन 2017 और 18 के लिए दाखिलों की तारीख में तौसी कर दी थी। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 500 इंडियन स्टार कछुए जब्त किए हैं। जी हाँ, डीआरआई ने ये कछुए एक मुसाफिर से विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जब्त किए। मुसाफिर नवजीवन एक्सप्रेस में सफर कर रहा था और बताया जा रहा है कि इंडियन स्टार कछुए खात्मे की कगार पर है और इन कछुओं को विजयवाड़ा फॉरेस्ट रेंज अफसर के हवाले कर दिया गया है। और थाने से खबर है, थाने के एक अस्पताल में एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल एक जख्मी मरीज के अहले खाना ने आईसीयू में हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की और ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इतला मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज करते हुए मुलजिम मुस्तफा को हिरासत में ले लिया है। और वादी कश्मीर में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वजह यह है कि रुकनियत साजी यानी मेंबरशिप की मुहिम काफ़ी तेज़ी से चल रही है और बड़ी तादाद में कश्मीर की यानी खासकर वादी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में रुकनियत हासिल कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा बीजेपी के मेंबरों की बढ़ती तादाद से लगाया जा सकता है। वादी में बीजेपी के मेंबरों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। वादी के करना असेंबली हल्के में 6000 से ज़्यादा अफराद बीजेपी की रुकनियत ले चुके हैं। ख्याल रहे कि अगस्त तक चली ये ख्याल रहे कि बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम 7 जुलाई से जारी है और 11 अगस्त तक जारी रहेगी। बीजेपी ने रियासत जम्मू कश्मीर में 17 लाख मेंबर बनाने का हदफ मुकर्रर किया है और 5 लाख मेंबर पहले से ही हैं, जबकि 12 लाख नए मेंबर बनाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव को लेकर कोई घोषणा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त जनाधार है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों के लिए और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। राजौरी पुंछ का एरिया हो या डोडा किश्तवाड़ रामबन का एरिया हो या कश्मीर घाटी के अंदर त्राल जैसी सीट में भी भारतीय जनता पार्टी ने लीड हासिल की है। हमारा संगठन इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे मजबूत है। और इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है काबीना को लेकर के। जरा के हवाले से खबर है काबीना और CCEA की मीटिंग। जी हाँ, काबीना और CCEA की मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग होगी। J&K रिजर्वेशन को मिल सकती है मंजूरी। बड़ी खबर, J&K रिजर्वेशन को मंजूरी मिल सकती है। काबीना और CCEA की मीटिंग अब से कुछ देर बाद होगी। जरा के हवाले से यह खबर मिली है J&K रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिल सकती है। जराए ने कहा कि काबीना और CCEA की मीटिंग अब से कुछ देर बाद होगी जिसमें J&K रिजर्वेशन को मंजूरी मिल सकती है।
और जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में कल पाकिस्तान ने गोलाबारी में एक आर्मी जवान शहीद हुआ है। शहीद जवान की शनाख्त नायक किशन लाल के तौर पर की गई है और आज शहीद जवान को अखनूर में खराज अकीदत पेश किया गया है। मेजर जनरल दीवान ने शहीद जवान को गुलहाए अकीदत पेश किए हैं, जिसके बाद शहीद जवान को जसद खाकी को उनके आबाई इलाके घगरियाल में आखिरी रसूमात के लिए रवाना किया है। और बात प्रेमचंद की करेंगे। उर्दू अदब को हकीकत पसंदी से रोशनास कराने वाले अजीम अदीब प्रेमचंद का आज यौम विलादत है और अदबी हल्कों में इनके कारनामे रोशन है और उन्हें याद किया जा रहा है। पेश तफसीलात। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। इन्होंने बैक वक्त मुख्तलिफ असनाफ में तबाज़माई की और बड़ी कसरत से नॉवेल और अफसानों के अलावा इंशाई और ड्रामे भी लिखे। इनका असल नाम धनपत राय है, लेकिन कलमी नाम प्रेमचंद इख्तियार किया। 31 जुलाई 1880 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ जिला वाराणसी लम्ही में पैदा हुए। प्रेमचंद ने इब्तदाई तालीम के बाद BA की डिग्री हासिल की, जबकि बाकायदा अदबी जिंदगी का आगाज 1901 से हुआ। इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन शाया हुआ, जिस पर हुकूमत बरतानिया ने पाबंदी आयद कर दी और सोज़े वतन की कॉपियां नजर आतिश की गयी। प्रेमचंद वाहिद ऐसे अफसाना निगार हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों जबानों की जानने वालों में यकसा मकबूल हैं। प्रेमचंद के मौज़ूआत इस्लाही रहे और इन्होंने अपने नॉवेलों और अफसानों के जरिए समाज की इस्लाह की कोशिश की। प्रेमचंद के अफसानवी मजमुओं में सोज़े वतन, प्रेम 25, प्रेम 32, खाके परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, प्रेम 40, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, वारदात वगैरह शामिल हैं। नॉवेलों में इसरार मुआबिद, गोदान, हम खरमा व हम सवाब, जलवा इसार, बाजार हुस्न वगैरह अहमियत के हामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद को अदब में कौमी एकता और मुश्तरका तहजीब और सकाफत का अलंबरदार कहा जाता है। प्रेमचंद की तख्लीकात में रुमानियत और हकीकत निगारी का इम्तिजाज देखा जा सकता है। इनकी लाजवाल फिक्शन निगारी ने इन्हें उर्दू अदब के अलावा दिगर जबानों में भी जिंदा जावेद कर दिया। प्रेमचंद 8 अक्टूबर 1936 को इंतकाल कर गए। उर्दू अदब में इनके कारनामे अजहर मिन शम्स हैं, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात तलाक सलासा बिल की। तलाक सलासा बिल पास होने के बाद अवाम का रद्दमल भी सामने आ रहा है। कोई मुखालफत में तो कोई हिमायत की बातें कर रहा है और इसे सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है। मेरे गुस्से में 3 तलाक दे दिया था, एक ही बार में 3 तलाक दिया और मुझे छोड़ के चले गए। वो चीज़ें मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत दर्दनाक है, बहुत खौफनाक है। मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊंगी मरते दम तक। सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि सिमरन जैसी ना जाने कितनी लड़कियाँ ये तो बोल रही है मीडिया के सामने आके। बहुत सारी लड़कियां जो बोल नहीं पाती हैं लोक लाज की वजह से, या उनसे बोलना नहीं आता, अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन वो बहुत खुश है, दुआएं दे रही हैं कि कम से कम हमारे लिए हमें इस दंड से छुटकारा तो मिला। अरे 3 तलाक का मामला हमें क्या मतलब इस बात से कि उनकी धर्म परंपरा क्या कहती है। कल को तो वो हमें भी आवाज़ उठाएंगे। हम एक तरफ ये कहते हैं कि 4 विवाह जो है अनुचित है, हमें इस बात से, हमारे हिंदू धर्म में भी तो बहु विवाह के भरा पड़ा है और बहु विवाह के तर्क हैं। अगर हम इन बातों को देखेंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। हमारे महान भगवान श्री राम के पिता के 3 रानियां थी, तो हम किसी के धर्म में जो है हस्तक्षेप करें, ये बिल्कुल जो है ये ऐसा ही सुनता है। किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना ऐसा ही सुनता है। अगर उसमें कोई खराबी होगी तो वो अपना आवाज़ उठावे अपने धर्म के सामने। अब ये केवल कुछ चुनिंदा वोटों को हासिल करने के लिए हम इस तरीके की बातें करें। बात वही है कि इन बातों से हिंदू वर्ग को बेवकूफ़ बनाना,
कि देखो हम मुसलमानों का जो है अंकुश लगा रहे हैं, इनके विरुद्ध कानून बना रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर के दौरे पर अपने पार्टी वर्करों से कहा कि रियासत की खुसूसी पोजीशन के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। महबूबा मुफ्ती ने अपने दौरे के दौरान कहा है। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्करों से कहा कि वो दीगर पार्टियों जैसे एनसी, कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों से भी राब्ता करें और उन्हें रियासत की खुसूसी पोजीशन और तशक्कुस को बचाने के लिए सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठकर काम करने की तरगीब दें। तो महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर दौरे के दौरान अपने पार्टी वर्करों को ये बात बताई। कैसा रहा? देखिए, आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, यहाँ इसके बाद मैं प्रोग्राम जा रही हूँ, उसके बाद शोपियां, उसके बाद पुलवामा। हमको जो खास हमारे मखसूस वर्कर्स हैं उनसे मिले और उनको मैंने गुजारिश की कि वो अपने अपने इलाके में जो हमारी दूसरी जमातों के कारकुन साहिबान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, और जो बाकी लोग हैं उनको, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के तशक्कुस पे एक हमला होने की तैयारी हो रही है, इसके बारे में आपस में मिल बैठ के बात करें। उनको बोले कि हमारी पॉलिटिक्स अलग अलग है, मगर इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर का तशक्कुस बचाने के लिए इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे बैठ के तैयारी करनी। तो न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।